पे भी लाइट भेजी, व्हाइट लाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों सेम एंगल से भेजी, इस पे को भी 20 डिग्री पे भेजा, इसको भी 20 डिग्री पे भेजा। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई पंगा नहीं करा दोनों में, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे देखता हूं, तो जब ये ऐसे डिस्पर्स होती है, तो इसकी ये वॉयलेट और इसकी जो रेड है, इसके बीच में जो एंगुलर डिस्पर्जन आता है, ये आता है 10 डिग्री का, 10 डिग्री का एंगुलर डिस्पर्जन। और जब ये जाती है, इसकी रेड और इसकी वॉयलेट, इसमें जो एंगुलर डिस्पर्जन आता है वो आता है 40 डिग्री का। तो मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूं, कौन सा प्रिज्म ऐसा होगा जो बहुत अच्छा डिस्पर्जन बना रहा होगा, जिसमें हमें ज्यादा क्लियर नजर आएंगे कलर, आपके हिसाब से? 40। 40 डिग्री वाला। 40। 40 वाला। आप कहते हो सर ये 40 वाले में ज्यादा अच्छे कलर दिखाएगा, बशर्ते कि 10 डिग्री वाले से, ये बात मैं मानता हूं। तो आप एक बात बताओगे, यार मैंने प्रिज्म दोनों सेम लिए, शेप सेम, मतलब शेप शेप की बात, दोनों ट्रायंगुलर इक्विलेटरल प्रिज्म, जिनके एंगल ऑफ प्रिज्म भी सेम है, जिनकी जो लाइट मैंने जो इंसिडेंट डाली वो भी 20-20 डिग्री पे डाली, तो ये किस वजह से ऐसी बात हुई होगी कि दोनों के जो डिस्पर्जन हुआ है वो अलग अलग हुआ है? वो कौन सी वजह बनी इनकी? सर रिफ्रैक्टिविटी इसके अलग है नेचर दोनों। ऑफ द मीडियम। यस, यानी वो जो प्रिज्म है वो जो अलग अलग मटेरियल के हैं, कोई किसी मटेरियल का हो सकता है, कोई किसी मटेरियल का हो सकता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो इस वजह से भी डिस्पर्जन पे फर्क पड़ता है। और किसी अलग अलग मटेरियल की डिस्पर्सिंग नेचर को बताना, उसकी एबिलिटी को बताना, वो जो डेफिनेशन आज आ रही है हमारे पास, वो है डिस्पर्सिव पावर। लिख लो, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे हमें इसमें, डिस्पर्सिव पावर। तो किसी प्रिज्म की जो एबिलिटी होती है डिस्पर्स करने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, डिस्पर्सिव पावर। तो ये फिगर आपको बनानी भी नहीं थी जिसपे मैं बात कर रहा हूं, ये तो सिंपल समझाने के लिए थी, डिस्पर्सिव पावर। तो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन पे बात करूं भी, तो ये क्या है? इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी। ये डेफिनेशन नहीं है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है, अभी डेफिनेशन तो आएगी। इट इज द एबिलिटी टू मेक, किसकी एबिलिटी है लेकिन पहले ये तो देख ले, इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन आएगा इस पे हमें, ऑफ प्रिज्म मटेरियल। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल। ये किसी भी प्रिज्म के मटेरियल की एबिलिटी है, ये ध्यान रखना है इस बात को। किस तरीके की एबिलिटी है भाई? तो ये एबिलिटी है टू मेक डिस्पर्जन, डिस्पर्जन करने की एबिलिटी, कौन कितना ज्यादा डिस्पर्स करता है, इसको ओमेगा से रेफर किया गया है। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। यहां लिख देता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ओमेगा से इसे रेफर किया गया है। तो अब ये है क्या, जरा इस पे बात देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनाया गया, तो सबसे पहले आपको पता ही है, किसी की डिस्पर्सिव पावर का मतलब है कौन कितना डिस्पर्स कर रहा है, और डिस्पर्जन का हमें पता चलता है एंगुलर डिस्पर्जन से। तो इसका फॉर्मूला बना, इट इज द रेशियो ऑफ, बात अगर बाद में लिखें, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन। ये रेशियो होता है एंगुलर डिस्पर्जन का। अब वो रेशियो किसके साथ है, वो बात मैं अब लिखूंगा जब मैं आपको एक बात समझा पाऊंगा। तो पहले आप लिख लो, इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल टू मेक डिस्पर्जन, इट इज रिप्रेजेंट बाय ओमेगा, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन, तो एंगुलर डिस्पर्जन तो हमें पता है थीटा होगा बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं थीटा, फॉर्मूला हम बाद में रखेंगे। अपॉन में क्या आएगा वो मुझे एक बात देखनी है, तभी मैं वो लाइन लिखूंगा, जब पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अभी अपॉन में क्या चीज आनी चाहिए, तो आज पहली बार आप एक चीज सीखोगे, और ध्यान से इस बात को देखना जरा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब तक हम सिर्फ रेड और वॉयलेट पे बात करते थे, रेड और वॉयलेट के अलावा हम किसी पे बात नहीं करते। ये हमारी लाइट गई इस तरीके से, ये नॉर्मल आया, ठीक है जी, और एक हमारा रेड कलर गया इस तरीके से जो सबसे कम डेविएट होता है और वो बाहर आ गया, और एक होता है वॉयलेट कलर जो हमारा सबसे ज्यादा डेविएट होता है, ये वाला।
तो ये वॉयलेट कलर हो गया और ये हमारा रेड कलर हो गया। अब एक लाइट और होती है जिसे यूज किया गया पहली बार डिस्पर्सिव पावर में। आप कहोगे सर वो कौन सी है? इन सबके बीच में एक लाइट और यूज की गई और वो कौन सी थी? ध्यान से सुनना। आप बता सकते हैं कौन सी हो सकती है? गैस करो कौन सी हो सकती सर येलो। येलो येलो। है? येलो लाइट। वाई येलो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको डाउट होगा कुछ लोगों को, सर येलो क्यों यूज करी? इतने सारे कलर हैं बाकी, उसे तो आपने यूज करा नहीं। तो भैया उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चली थी येलो की, जब येलो यूज की गई। क्यों की गई? पहली बात तो येलो का नाम रखा गया था मीन लाइट। इसे नोट करेंगे हम ऐसे, मीन लाइट। ये डायग्राम रटना नहीं है, बना लेना बाद में, चाहे स्क्रीनशॉट खींच लेना। आप कहोगे सर हमें तो ये बात भी नहीं समझ में आई कि आपने मीन लाइट नाम क्यों रखा। तो सबसे पहले तो जो एंगुलर डिस्पर्जन इसमें हमारा होगा वो तो आपको बताइए, रेड को ऐसे, ये ओरिजिनल रे हमारी इस तरीके से, और ये हमारा ओरिजिनल पाथ है, और आरवी एंगुलर डिस्पर्जन आपको बताइए पीछे एंगल बनता है। येलो को मिड लाइट क्यों बोला गया? क्योंकि देखो कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, सर विबग्योर ही तो होता है, आप विबग्योर बोलते हो हमेशा ऐसे करके, है ना। तो सर इधर से अगर तीन कलर हटाएं, VIBGYOR, ठीक है, इधर से तीन कलर हटाएं तो मीन में तो ग्रीन आता है। नहीं आता मीन में ग्रीन? देखो आप चेक करो, ऐसे तो आता है मीन में। भैया विबग्योर लिखे हैं तो उधर से तीन उधर से तीन, तो बीच में कौन पड़ रहा है? ग्रीन ग्रीन। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ये कहानी नहीं समझ में आई हमें, आप येलो को मीन लाइट बोल रहे हैं। तो भाई मैंने नहीं बोला, जिन्होंने चीजें निकाली सालों पहले, 100 साल पहले, उन्होंने इन चीजों को येलो बोला। उन्होंने कहा येलो लो, ग्रीन ब्लू कुछ मत लो। तो पता है क्यों लिया गया? ये टेक्निकल रूप में लिया गया। जब आर और वी का डेविएशन निकालो ना, कर कितने आर का डेविएशन आपको पता ही, ये आर के लिए डेविएशन होता है, ये वाला तो डेविएशन होता है, सिर्फ समझना है वाली बात, ये होता है डेल आर। और वॉयलेट का डेविएशन होता है ये डेल वी। तो अगर डेल आर जितना हुआ डेल वी जितना हुआ, दोनों का अगर बाई 2 कर दो, तो पता चला वो जो डेविएशन आता है वो डेविएशन बिल्कुल ठीक उतना आता है, जहां पे येलो लाइट होती है उसका जितना डेविएशन होता है ठीक उतना डेविएशन आता है उसका। यानी ये जो ये वाली लाइट है, ये वाली येलो वाली, ये वाला डेविएशन डेल वाई। तो इस चक्कर में रेड, किसी भी प्रिज्म में जब रेड और वॉयलेट अलग अलग होते हैं, उनका डेविएशन का मीन निकाले, तो कई बार निकाल के देखा तो हमेशा वॉयलेट के इक्वल आ रहा था वो निकाल के। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, तो इसलिए इसे मीन लाइट का नाम दिया गया था। एक और चीज बताऊं तुम्हें मजेदार, रेड कलर के लिए अगर किसी प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली जाए और वॉयलेट के लिए किसी प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली जाए और उनका मीन कर दिया जाए यानी बाई 2, तो वो जो वैल्यू निकल के आती है, तो जो येलो कलर के लिए प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उसके बिल्कुल इक्वल आती थी। तो इसलिए नाम ग्रीन का देना ज्यादा सही है कि येलो का नाम देना ज्यादा सही है, ये बताओ। येलो। येलो हाँ, तो ये ध्यान रखो। तो आज के बाद अब आप एक चीज और सीख लेंगे कि येलो लाइट की जो रेशो होता है वो रेड और वॉयलेट का मीन आता है निकल के। तो इसके बाद येलो बड़ी फेमस हो गई, उसका नाम पड़ गया मीन लाइट हमेशा के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो रेशो होता है एंगुलर डिस्पर्जन, ये लिया जाता है येलो के साथ कि येलो का डिस्पर्जन कितना हुआ, उसे मीन लाइट माना गया। तो ऐसे लिखेंगे हम, डेविएशन ऑफ मीन लाइट, और मीन लाइट का ही मतलब होता है येलो लाइट, मीन लाइट इस तरीके से। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो इस तरीके से, ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद फिगर आपको बनानी, फिगर एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए बनानी है बनाओ, स्क्रीनशॉट खींचो, अदरवाइज एग्जाम में नहीं बनानी है। एग्जाम में जरूरी नहीं होता इस डिस्पर्सिव पावर की फिगर बनाना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट खींच के बाद में देख सकते हो कि क्या हमें करना है। अभी रब कर दी वाली नीचे वाली फिगर। यस सर। हाँ, अगर कोई ड्रॉ करना चाहता है ड्रॉ करे, लेकिन इसकी फिगर की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, दोबारा समझ लें, किसी भी प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर का जो वैल्यू निकाली गई, कितना वो डिस्पर्स करते हैं एंगुलर। एंगुलर का मतलब ही होगा, आप जानते हैं एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला है कि वॉयलेट का कितना डेविएशन हुआ, उसमें से रेड कलर का डेविएशन माइनस कर लो, तो दोनों कलर कितने कितने अलग हुए, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में हुए, डेविएशन ऑफ मीन लाइट। तो आपको पता है डेविएशन का फॉर्मूला होता है, जो कि सारे फॉर्मूले हम थिन लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो n-1 इंटू ए होता है। तो वैसे येलो कलर के लिखेंगे तो क्या येलो कलर के लिए ऐसे लिखा जा सकता है, डेल वाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी देखो,
डेल वी की वैल्यू तो आपको बताइए अब, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है, और डेल वाई होगा एन वाई माइनस वन इंटू ए। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, ऐसे चेक करके देखो पहले। यस सर। यस सर। तो अगर लिख सकता हूं तो एक बात ध्यान रखो, क्या इसमें कोई चीज कॉमन ऐसी है जो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं? ए। ए। ए को कैंसिल आउट करें तो एक बहुत एक नंबर का क्वेश्चन तो हमें यहीं पे मिलेगा कि ओमेगा जो हमारे डिस्पर्सिव पावर बना वो बना एन वी माइनस एन आर अपॉन एन। अच्छा, बोर्ड में या एग्जाम में कई बार एन वाई लिखा हुआ नहीं आएगा, सिंपल एन माइनस वन आएगा नीचे। आप समझ जाना, यहाँ ये येलो के लिए है, जिसके लिए कुछ नहीं लिखा वो येलो के लिए होता है, तो ध्यान रख लेना। अगर येलो लिखा ठीक और नहीं लिखा तो भी ठीक। तो इस मामले में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आई कि किसी भी प्रिज्म की जो डिस्पर्सिव पावर है, आप देख के बताओ किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ इंडेक्स। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, एक का आप 40 ले लो, एक का 60 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। इस बात से कोई लेना देना नहीं होता डिस्पर्सिव पावर का, किस मटेरियल के प्रिज्म है इस बात पे डिपेंड करता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको पहले आप उतार लो, ये फाइनल फॉर्मूला है हमारे पास, इक्वेशन ए, डिस्पर्सिव पावर। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट हम लेके चलेंगे। यहां पे इंपॉर्टेंट, जिस नोट पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं इसका मतलब उस पर हमें क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना। जिस चीज पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उस पे हमें नोट मिलना ही है। तो ये जो नोट आप देख रहे हो इसको मैं डेफिनेशन को रब कर देता हूं। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि डिस्पर्सिव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में कई बार। डिस्पर्सिव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी बताओ? हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे मैं ब्रैकेट में बोलूंगा मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मटेरियल किसका है? मटेरियल ऑफ प्रिज्म। इस बात पे रिफ्रैक्टिंग पावर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आप आराम से देखो तसल्ली से, ये आपको नोट हो जाएगा। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म किस मटेरियल का है इस बात पे। ठीक है, रब करूं आगे? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स पे भी आना है, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं जिससे पता जाएगा कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट सही चल रहा है या हमारे में उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन 1, ठीक है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल्स टू 0, देखते हैं कौन इस बात को बताएगा। अगर क्रिस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म 0 हो जाए, हाउ मच बी द डेविएशन एंगल? उस टाइम डेविएशन एंगल कितना होगा? किसी के बीच में भी, चाहे रेड और वॉयलेट के बीच में, डेविएशन एंगल बिटवीन रेड एंड वॉयलेट कलर, कोई बता पाएगा? सर 0। सर 0। सर 0। 0, यानी 0 आपका आपने बोला हुआ इस फॉर्मूले से, चाहे कोई भी फॉर्मूला ले लें आप कहेंगे सर अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 0 हो गया तो इसका मतलब हमारा a 0 हो गया, और a 0 का मतलब डेल इज इक्वल टू 0, यानी उस टाइम कोई डेविएशन नहीं होगा।
अब बता सकते हैं कि उस टाइम ये प्रिज्म किस तरह से बिहेव करेगा, कैसा प्रिज्म बन जाएगा ये? प्लेन मिरर, सर एक प्लेन मिरर तो नहीं होगा, मिरर तो रिफ्लेक्ट करता है, ये बन जाएगा ग्लास स्लैब। पढ़िए 10th में आपने ग्लास स्लैब, एक सिंपल ग्लास स्लैब की तरह बिहेव। तो लिख लो इट बिहेव, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको, इसलिए बता रहा हूं, इट बिहेव एज अ ग्लास स्लैब, एक कांच का टुकड़ा बन जाएगा उस टाइम ये, फिर ये डिस्पर्सन नहीं कर सकता। इट बिहेव एज अ ग्लास स्लैब। इसलिए बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन करने जरूरी हैं। ये डेरिवेशन तो रट्टा हर कोई मारेगा, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चन आने चाहिए। इट बिहेव सिंपल ग्लास स्लैब। अब मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से, जो मैं कहने जा रहा हूं, बिल्कुल फिनिशिंग पे आ गए हैं अब हम लोग। अब ये जो ग्लास स्लैब का जिक्र छिड़ा है 9 पॉइंट, ये क्वेश्चन है 2-3 जो हम कल करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, प्रिज्म पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट चीज है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है हमें हर बार, पर पहली बता रहा हूं सिंपल नहीं होता। सिंपल का मतलब है छोटा सा, 3 लाइन का, लेकिन 100% कॉन्सेप्शनल है। तो क्वेश्चन नंबर डालो 9.23, जिसे आपको घर पे पढ़ना है, फिर हम कल इस पे बात करेंगे। आप कहोगे सर ये है क्या, तो अभी इस पे बात बता रहा हूं मैं। इसे रब कर दूं? Yes, sir. यस अब ध्यान से सुनो, जो मैं बिल्कुल खत्म करने पे, मैं 9.23 को इंपॉर्टेंट क्यों बोला। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, क्या कभी आपको आज ऐसी चीज पता चलेगी शायद जो आपने अब तक सोची भी नहीं होगी, और ये शुरू हो गई असली फिजिक्स। कहते हैं ना, जब चैप्टर खत्म होने वाला होता है तो सबसे भयानक होता है, जब चैप्टर शुरुआत होता है तो इजी होता है, कुछ नहीं होता। चैप्टर खत्म होते होते ज्यादा ड्रामा करता है, तो खत्म होते होते जो चीजें मिलेंगी वो बड़ी भयानक हो जाती हैं कई बार। और भयानक इन द सेंस डरावनी नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग, जो कभी मतलब पता तो हो, कभी सोचा ना हो हमने उसके बारे में। आप ये बताओ, मैं आपसे पहली बार एक चीज पूछता हूँ, ये ग्लास स्लैब आपने कभी 10th में ऐसे देखी हो, एक कांच का टुकड़ा, और ये ग्लास का है, सपोज ग्लास, ये जो है ग्लास का है, और ये एयर है, और बाहर भी एयर है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर मैं एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे डालूं अंदर किसी भी एंगल से, क्या होगा इसका अंदर जाके, ये बताओ। सर बेंड टू नॉर्मल हो जाएगा। बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, चलो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, मैंने बात मानी। तो यानी डेविएट हो गई अपने पास से, क्योंकि इसे जाना चाहिए था ऐसे सीधा, ये ऐसे सीधा जाती ऐसे करके, पर ये ऐसे नहीं जा पाई, तो इसके बीच में एंगल आ गया कुछ ना कुछ, ये एंगल बना ओरिजिनल पास से। अब ये लाइट जब दूसरे सरफेस पे आएगी और यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, अब क्या होगा? अवे अवे फ्रॉम Sir, away from अवे, line. अवे हो गई, अवे, चलो बात मानी आपकी, ये हो गया। मैं नाम रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये हो गया ए, इस पॉइंट का नाम बी, इसका नाम सी, और इसका नाम डी। मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या ए बी रे, गौर से देखना जो मैं बात कर रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जो 9.23 क्वेश्चन है बोर्ड में, इस पे क्वेश्चन मिलते हैं जो मैंने लिखवाया है, और मैं उसी की भूमिका बांध रहा हूं पहले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे वो जो मैंने आपको कल दिया था। जो ए बी रे है और जो सी डी रे है, ये दोनों आपस में डेविएट है या नहीं है, ये बात पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। सोच के बताओ, यस सर डेविड है। सोच के बताओ, क्या ये डेविएट है या नहीं है? अभी तो आपने बोला सर जिसका एंगल 0 हो जाता है उसके वो डेविएट नहीं करती। आप बताओ, इसके दोनों सरफेस प्लेन है या किसी एंगल पे है? ग्लास स्लैब के बताओ, ये दोनों Sir, सरफेस किसके plane. प्लेन? इन दोनों के बीच में कितना एंगल है दोनों सरफेस के बीच में? Sir, 0. 0 डिग्री का एंगल है, तो 0 डिग्री के हिसाब से तो आपको पता ही है कि ये तो डेविएट नहीं करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ दो सरफेस जब इस तरह से इंक्लाइन होते हैं तो वो डेविएट करते हैं, अदरवाइज ये तो दोनों प्लेन सरफेस हैं, ये डेविएट नहीं करते। अच्छा एक चीज बताओ, सीडी रे और एबी रे के बारे में खास बताओ, ये पैरेलल होती है कैसी होती हैं, कभी सुना हो? सर पैरेलल। Sir, parallel. भाई साहब गौर, अब गौर से सुनो, जो आप 12th के स्टूडेंट हो ना, 12th वाली फिजिक्स कौन सी है सुनो, ए बी रे। अब आप 12th में हो तो छोटी मोटी क्लास नहीं है 12th। ए बी रे एंड सी डी रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो भैया एक बात बताओ, पैरेलल जो दो लाइन पैरेलल होती हैं आपस में कितना एंगल बनाती हैं?
0 डिग्री इनके बीच में कोई भी डेविएशन एंगल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दे आर नॉट डेविएटेड। अगर दो लाइनें, एक रे ऐसे गई और निकलती हुई रे पैरेलल हो गई तो ये डेविएट निकलेंगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है निकलने के बाद। बताओ क्लियर है बात, नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन फिर भी आपको डाउट आ रहा है, सर इसका रास्ता तो चेंज हो गया। अबे भाई, रास्ता चेंज हुआ है इसलिए इसका नाम डाला गया था, इसको डेविएशन वर्ड नहीं बोला गया। अगर इस ओरिजिनल रे से इस लास्ट वाली रे पे परपेंडिकुलर डालें और इसका नाम रख दे एल, तो इसका नाम रखा था लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि उनके रास्ते में थोड़ा सा शिफ्ट जरूर हो गया, लेकिन डेविएशन का मतलब है कोई भी एंगल नहीं बन रहा उनके बीच में, क्योंकि डेविएशन तब होता है जब एंगल बने दो रे के बीच में। और इंसिडेंट रे ये कहलाएगी इंसिडेंट, और ये कहलाएगी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट। और ये रे आपस में पैरेलल निकलती है, दे आर नॉट डेविएट, तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ था लेटरल शिफ्ट। ध्यान रखना, लिख लो इस चीज को, दे आर नॉट डेविएट। दो रे अगर पैरेलल हो दैट इज नॉट कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन तब आता है, आपने देखा ना अभी प्रिज्म में, डेविएशन में देखा था एंगल बनता है हमेशा। देखो यहां पे गौर से, जब आप ऐसे बनाते हैं प्रिज्म और ऐसे लाइट डालते हैं, ये लाइट ऐसे गई, ये लाइट ऐसे गई, तो आप देखते हैं ओरिजिनल से एंगल बनता है नहीं बनता? चेक करो, बन रहा था नहीं बनता है? चेक करके देखो। यस सर। ऐसे एंगल बनता है नहीं बनता ओरिजिनल रे से? वो डेविएशन है। पर ये ओरिजिनल रे जो थी और ये जो ये वाली रे थी, ये पैरेलल निकल जाती हैं। अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं बिल्कुल कर दूं, ये ऐसे पैरेलल ही जाती हैं, दे आर नॉट डेविएट। तो लिख लो इस बात को, दे आर नॉट डेविएटेड। ये फिगर बना लो नोट करके, ये चीजें उस क्वेश्चन के लिए हेल्प करेंगी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो इसलिए इसका नाम रखा गया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इनके पाथ में डिस्प्लेसमेंट जरूर हो गया पर ये डेविएट नहीं है। क्वेश्चन मिलने के चांसेस भाई साहब यहां से होते हैं असली चैप्टर में, लास्ट में। जब हम लास्ट के कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना तो वहां से क्वेश्चन निकलते हैं, और जो इन क्वेश्चन को जानता है तो वो कहता है पेपर अच्छा हुआ, और जो इनको नहीं जानता वो कहता है जी पेपर बेकार हो गया। और अच्छा बेकार कुछ है ही नहीं। अब अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसके ऊपर एक दो पॉइंट लिख लें जो हमें याद करके चलने चाहिए अपनी लाइफ में। सर एक मिनट। आराम से नोट करो, स्क्रीनशॉट खींचो, नोट करो, जैसे करना है वैसे करो, क्योंकि ये चीज अब कहां मिलेंगी तुम्हें, ये नहीं मिलना कहीं भी तुम्हें। और ये तैयारी होती है बेहतरीन पेपर की। अच्छा पेपर जब आएगा तो क्वेश्चन फिर ऐसे ही मिलेंगे। वो पूछ सकता है आपसे कि रे फ्रॉम द ग्लास लैब इफ डेविएटेड और नॉट, और आप लिख के आ जाओगे डेविएटेड, और किस्सा खत्म आपका वहीं एक नंबर का। ग्लास लैब कभी भी डेविएट नहीं करती है रे को, वो उसका पाथ चेंज करती है पर डेविएशन नहीं होता। डेविएशन तब होता है जब इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में कोई एंगल ड्रॉ हो जाए। तो एक पॉइंट, हम दो पॉइंट अपने लिए नोट कर लें जिससे हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी फील ना हो, जितना भी हमने डिस्कस किया। फिर हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। सबसे पहली बात, इफ टू रेज कौन कौन सी? इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। बेसिकली यही दो रे हमें मिलती हैं हमेशा प्रिज्म में। इमर्जेंट रेज आर पैरेलल, अगर पैरेलल हो जाए, आर पैरेलल, देन डेविएशन इज 0। नोट कर लो इन पॉइंटों को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दो रे इंसिडेंट और इमर्जेंट रे निकलते समय पैरेलल है, चाहे उनके रास्ते थोड़े शिफ्ट हो गए हैं, बट दे आर कॉल्ड नॉन डेविएट, उनका डेविएशन 0 कहलाएगा। दूसरा पॉइंट एक और नोट कर लो, ग्लास लैब नेवर बी डेविएट। ग्लास लैब कभी डेविएट नहीं करेगी। कभी कोई पूछ ले, ग्लास लैब ओनली
प्रोड्यूस लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लिखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, यानी इसके लिए डेविएशन 0 होता है। नोट कर लेना ये चीज, कहीं दोबारा मिले गलत मत कर देना बिल्कुल भी। तो उसके लिए डेविएशन 0 होता है। बोलो भाई, नोट हो गए दोनों पॉइंट? दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले Yes, बताओ, sir. क्वेश्चन इन पे ही मिलेंगे हमें। तो अब एक चीज ध्यान रखो, हमेशा के लिए एक बात बोल दूं, ध्यान से सुनो अब मेरी बात। दो किसी भी शेप के अगर दो सरफेस पैरेलल हो जाएं तो कभी भी डेविएशन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अगर वो सरफेस किसी इंक्लाइन पे हैं तभी डेविएट कर पाते हैं, बस। दो सरफेस पैरेलल अगर हो गए तो कभी भी डेविएशन नहीं होगा। अब पहले तो मैं दे रहा हूं प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छा उसके बाद हम अपने एनसीईआरटी वाले पे आएंगे जो हमें फाइबर का करना था, ठीक है। पर पहले एक क्वेश्चन करो जिससे हमें फाइबर ये प्रिंस थोड़ा सा जाते जाते रिकॉल रहे कि हाँ भाई हमारी प्रैक्टिस सही चल रही है। तो आपके लिए रिफ्रेशर्स एनसीईआरटी दोनों मिक्स लेके चल रहा हूं, जिससे किसी भी सूरत में अगर न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाए या किसी भी तरीके से हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, लिखो जरा। लिखो कैलकुलेट, बहुत सिंपल सा दे रहा हूं और स्पीड देखूंगा कौन कितनी जल्दी करता है। कैलकुलेट द, नोट्स आपके पास है ही है, मिनिमम डेविएशन, कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन, बहुत जल्दी करके देखना है कौन करेगा। मिनिमम डेविएशन निकालना है फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए। कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है उसके लिए मिनिमम डेविएशन कितना होगा, जबकि वो इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो ये दो बातें दी हुई हैं, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है तुम्हें, एक ये और एक ये, n इज इक्वल्स टू √3। और आंसर कोई नहीं बोलेगा, ये बताएंगे कि मेरा आ गया, बस देखें कौन कितनी जल्दी। स्पीड भी चाहिए मुझे इसमें क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गए हैं प्रिज्म पे। अब ये बार बार किसी का नेट गायब हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, ये बड़ी दिक्कत चलती है। जिसका भी आ जाए वो सिर्फ ये बताए कि सर मेरा हो गया है। सर मेरा हो गया। किसका हो गया? सर आदित्य। सर हो गया। आदित्य का हो हो गया। गया सर। ओके, मैं देखना चाह रहा मेरा भी हूँ हो गया। ओके, सर हो गया। हाँ तो मुझे यही चेक करना है कि स्पीड किसकी फास्ट चल रही है। सर डन। सर हो गया। ओके ओके ओके, अब मैं किसी एक से बात करता हूं कि हमारा आंसर कितना है। ओके, तो अब अरिंजय का भी हो गया है। अब मैं आंसर जिससे मेरा मन करता है मैं उससे बात करूंगा धीरे धीरे, मैं क्योंकि एक एक दिन तो सबका नंबर आना ही है इस तरीके से। तनुजा भी हमारे पास न्यू स्टूडेंट है, मेरे लिए थोड़ा सा। तनुजा बताओ कितना आंसर आएगा? हो गया। ओके तनुजा, आंसर निकाला आपने? सर 60 डिग्री। ये कह रही है 60, क्या 60 आएगा भाई? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ 60 आएगा। ये बहुत बढ़िया के है कि आपको थोड़ी बहुत ग्रिप है कि आप इतने स्पीड से आंसर निकाला। इसका जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आएगा 60 डिग्री आएगा, ये बिल्कुल सही बात हो गई। अच्छा, अब एक चीज और बात करते हैं, हम अपने एनसीईआरटी के उस न्यूमेरिकल पे चलते हैं जो हमें सॉल्व करना था, फाइबर वाला, जो फाइबर पे बेस्ड है। जरा आ जाओ उस पे, सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए।
अच्छा एक चीज ये बताओ, जो बच्चों का मैंने टेस्ट पेपर लिया था और जिनका रह रहा है, तो मैं सोचा हूँ जिन्होंने लिया है अभी वो शेयर तो नहीं करा किसी के साथ टेस्ट पेपर, क्योंकि वो अच्छा पेपर है वो। दूसरा तो नो मैं सर। अभी अगर शेयर ना कराओ तो कोई एक दिन निकाल ले आप लोगों के लिए जिन्होंने नहीं दिया है वो पेपर, क्योंकि फिर दोनों दोनों फिर सबका कंबाइन ले लेंगे एक और बना के। बोलो अगर आप यस सर। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ फिर जिनकी चेक हुई है उनकी कॉपी तो मैं आज ही भेज दूंगा पर्सनल आईडी पे, ग्रुप पे नहीं भेजूंगा अभी तो मैं। तो आप लोग किसी के साथ शेयर ना करें वो क्वेश्चन, ठीक है। और वो जो टेस्ट पेपर लेना चाहिए बच्चे वालों को कब देना चाहते हैं वो ये बताओ, क्योंकि जरूरी नहीं कि 6 बजे दिया जाए, वो ज्यादा लंबा पेपर ही नहीं है, आप किसी भी टाइम मुझे एग्री करो मैं आपको सेंड कर दूंगा, पर वो टाइम सबका सेम होना चाहिए। सुबह से तो मेरे ख्याल तुम लोगों की क्लास चल रही होगी स्कूल की, जहां तक मुझे लग रहा है सबकी। चलो ऑनलाइन होगा। बेटा ऑनलाइन ही दूंगा पेपर, लेकिन आपकी ईमानदारी आपको बरतनी पड़ेगी कि आप कोई भी नोट्स कॉपी कुछ भी नहीं रखोगे। ऑन इस चीजों में सबसे ज्यादा ऑनेस्टी बस आप लोग ही ज्यादा बनती है। ओके सर। हाँ तो अगर वही वाली बात है, देखो अगर हम चाहें तो हमें कोई पकड़ नहीं सकता और हम चाहें तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ने की। तो अगर मैं आपको पेपर दूंगा तो आप सिर्फ अपनी वहां पे ऑनलाइन में अपनी कॉपी साथ में रखेंगे, और ये आपका अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं लेंगे। तो ये सब आपके ऊपर रहता है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना पेरेंट्स ना मैं। तो किस टाइम आपको पेपर दिया जाए आप ये बताओ, किस दिन लिया जाए? सैटरडे ले लें यस सर। या कल ले लें या परसों, कब ले लें बताओ? सर सैटरडे में मत लेना बस। सैटरडे में वैसे भी सैटरडे में बहुत लंबा हो जाएगा यार, ये मुझे ऐसा लगता है किसी संडे का में ले लो। संडे में ले लूं? कौन कह रहा है? प्रतिष्ठा कह रही है? संडे में तो फिर मैं कंबाइंड ना लूं एक बड़ा पेपर, संडे में तो एक बड़ा पेपर सबका एक साथ ही लिया जाए। संडे में नहीं यार, संडे छोड़ो ना, संडे में तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ मंडे, सुनो मेरी बात, मंडे में लेते हैं बड़ा पेपर पूरा सबके लिए कंबाइन, ठीक है। और ये वाला जो पेपर है, क्योंकि ये तो बात हो ही गई थी वेडनेसडे को तुम्हें देना था सबको, ऐसा थोड़ी ना था इसमें नहीं देना था। तो ये वाला पेपर आज क्या है, वेडनेसडे थर्सडे, ये वाला पेपर आज वेडनेसडे है, ये पेपर परसों ले लेते हैं फ्राइडे में। बोलो ओके सर। यस और सर। हाँ तो इस बात यस को सर। टाइम डिसाइड कर लेंगे कल कि भाई तुम्हारा कौन सा सबका टाइम है, क्योंकि 1 बजे तक क्लास है। छोटा सा पेपर बनाया था मैंने, 4-5 क्वेश्चन सारे दिए थे, पर क्वेश्चन ऐसे अच्छे हैं कि सारे के सारे ये उलझ गए थे, सारे जितने भी आए थे। इन्होंने जितनी भी मेहनत करी है, इसलिए मैंने कहा था मार्क्स नहीं दूंगा अभी, अभी पहले चेक करूंगा सिर्फ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना अच्छा कर पाते हो। क्यों भाई, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस सर। यस सर। तो अब आ जाओ क्वेश्चन 9.17 पे। 9.17, ठीक है। अब इसका मतलब समझो पहले कि मैं इसे करवाना क्यों जा रहा हूं। मुझे इसकी वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें सही बताऊं, इसमें वैल्यूज वो हैं जो तुम्हें गिवन होंगी एग्जाम में, कि साइन 59 डिग्री कितना होता है, साइन 31 डिग्री कितना होता है, ये किसी को याद नहीं होता ना, आपको याद करके जाना। मुझे फाइबर का क्वेश्चन इसलिए करवाना है क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही फाइबर का क्वेश्चन है, और ये उस लेवल का है कि नॉर्मल तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन हम नहीं देख के गए तो हम इसे नहीं कर पाएंगे, चाहे हमें वैल्यू सिंपल भी दी गई। तो सबसे पहले फाइबर में जो मैं बात करना चाहता हूं, इसमें जो जो गिवन है उस पर बात करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे हमें क्या रिवाइज करना है। इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर दी है, तो ऑप्टिकल फाइबर में तुम्हें पता है 2 सरफेस होते थे, कुछ याद आ रहा हो? क्या क्या नाम होते थे उसके? एक तो सबसे वो बाहर का सरफेस होता था, याद आता है आपको कुछ ऐसा? आपको इस तरीके याद आता है कि ऑप्टिकल फाइबर में एक सरफेस होता है बाहर का, जिसको कोटेड करा जाता है, इसको कोटेड, और इस वाले को, और एक अंदर वाला होता है, नहीं याद आ रहा आपको? एक अंदर वाला एरिया होता है इस तरीके से, याद आ रहा है फाइबर? नहीं याद आ रही? पहले बताओ, पढ़ के देखिए आपने? हाँ, तो एक का नाम होता है, आपको याद आ रहा हो, क्लैडिंग वर्ड, याद आ रहा है कुछ? क्लैडिंग बोलते थे बाहर वाले को। यस सर। यस सर। अंदर वाला होता था, अंदर वाला पोर्शन, उसको क्या बोलते थे? याद करो, कोर। कोर। ये हो गया फाइबर का एक्सिस, ये वाला फाइबर का एक्सिस। अब इसमें दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, अगर आपने नोट करा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या है। यस सर, ऊपर की 1.45। सीधा सा रूल दूं, दिमाग खराब ही मत करना कभी भी, जो कम वाली होती है वो क्लैडिंग की होती है हमेशा, सीधा सा रूल है। तो कम वाली कौन सी है इसमें? 1.45। 0.44। तो कभी टेंशन ही मत लेना, फाइबर में जो सबसे कम वाली होगी वो ऊपर वाले की होगी,
और जो सबसे ज्यादा होती है वो अंदर वाले की होती है, कोर, वो कितनी है? 1.5. 1.68, यही तो है। यस सर। यस अच्छा सर। जी, अब ध्यान से सुनो, इसमें आपको याद है फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? फाइबर क्या चीज है, कोई याद आ रहा है हल्का सा? मैंने कहा था पढ़ के आना। TIR सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, फाइबर जो काम करती है भाई साहब, ये TIR पे काम करती है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट यहां से भेजी जाए अंदर इस ए पॉइंट से इस तरीके से, और सपोज ये कोई एंगल बना लिया, इसका नाम आई रख लेते हैं, तो ये बताओ यहां तो बाहर एयर है, एयर, और अंदर ये जो बीच वाला एरिया, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करो कितनी है? जो अंदर है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1.68 1.68। तो ये बताओ ये अंदर कैसे जाएगी, सीधी जाएगी या ये जो एक्सिस है नॉर्मल का काम कर रहा है, क्योंकि इसके सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, तो ये किस तरफ जाएगी? बैंड हो जाएगी थोड़ी बहुत, नहीं होगी? ये बताओ। सर बैंड हो जाएगी, सर, नॉर्मल हो की गया। तरफ। ऐसे हो जाएगी थोड़ी सी बैंड। और अब ये बताओ, TIR में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है TIR होने की, सबसे पहली कंडीशन क्या है याद करो, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे भाई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है जब TIR होगा? I is greater than C. बेटा उससे भी पहले, उससे भी पहले। Sir, angle 90 degree. Denser to rare. इक्वल Denser to rare and medium. हाँ, सबसे पहली शर्त तो डेंसर टू रेयर है। उसके बाद एक बात बताओ, एंगल पे एंगल तो उसके बाद की बात है, ये इससे पहले तो रे ऑफ लाइट कैसी जानी चाहिए? डेंसर टू रेयर। अगर यही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो सब बर्बाद है, फिर कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन अगर हम अपने लिए नोट कर लें कि भाई फाइबर में टोटल रिफ्लेक्शन होना है तो रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर होनी ही चाहिए। तो अब ये बताओ, ये जो रेड वाला कलर है ये कौन से मीडियम में चल रहा है? कोर में। और जब ये यहाँ पे क्लैडिंग पे आके इस पॉइंट पे टच होगा तो ये कौन सा मीडियम होगा? रेयर बनेगा या डेंसर बनेगा कोर के रिस्पेक्ट में? ये बताओ। रेयर रेयर। और जिस टाइम रेड है ये किसमें है? डेंसर। तो क्या ये डेंसर टू रेयर एग्जिस्ट कर रहा है मीडियम, नहीं कर रहा है? ये बताओ बस। कर रहा है। कर रहा है? अच्छा, ये जो एंगल होना चाहिए, अगर ये TIR होगा तो ये रे बाहर ना जाके वापस आ जाए, ये रे वापस इस तरीके से आ जाए और ऐसे ही फाइबर के अंदर चले, उसके लिए इसकी शर्त क्या होनी चाहिए इस एंगल की? ये एंगल कैसा होना चाहिए? एंगल इक्वल होना चाहिए, नॉर्मल के दोनों साइड वाले। अबे मैं ये कह रहा हूं, ये जो एंगल है कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कितने से ज्यादा होना चाहिए? क्या वैल्यू होती है इसकी, याद करो। कब होना चाहिए TIR? ये जो भी ये एंगल ये जो मीडियम हमारा बन रहा है डेंसर टू रेयर, इनके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। नहीं याद आ रही बात? Yes, sir. यस सर। तो ये वाला जो आई डैश मान लेते हैं इसे, तो ये ज्यादा होना चाहिए इस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से। बोलो, इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं है भाई साहब? यस सर। Yes, sir. मैंने कहा था पढ़ के आना, लेकिन उतना पढ़ के आए नहीं आप लोग, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कोई आदमी ऐसा है, इंसान बैठा हुआ इस टाइम हमारे बैच में जो बता सके इसमें निकालने के लिए क्या बोला था हमें इसने क्वेश्चन में? कोई भी इंसान जो बता पाए। मैं देखना चाहता हूं ना, कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपने करना है, मैंने ये नहीं कहा कि आप करके लाओ, पर पढ़ के आप ये पता कर पाए कि करना क्या है। अगर आपके पास बुक है तो 1 मिनट पढ़ के देखो। मैं देखो, जिस क्वेश्चन को मैं पहले ही कह चुका हूं कि हलवा नहीं है, तो हलवे की तरह खा कैसे सकते हो इसे तुम? इसे मैं ऐसे ही रटवा के करवा दूं? जब मैं कह रहा हूं ऐसे ही हलवा नहीं है, तो आप हलवे की तरह क्यों खाना चाह रहे हो भाई से? ये बताओ। इसमें निकालना क्या है, कौन बताएगा? Range of रेंज incident निकालनी ray. है आई की। वो अब सुनो क्या कहता है वो, मैं बताता हूं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे कहा कि कर लो। वो कहता है कि हम जानते हैं ये जो रे अंदर जाती है, जिसका नाम मैंने ए और इसका नाम रख देता हूं बी वाला, बी पॉइंट। ये जो ए बी रे है ये हर हालत में ऐसी जानी चाहिए कि जब ये यहाँ पे पॉइंट पे पड़े तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाए। मानते वाली बात नहीं बनाए, तभी तो TIR होगा। यस सर। सब लोग एग्री कर रहे हो इस बात से? तभी तो आगे बोलूं मैं। यस सर। तो वो कहता है Yes, कि sir. तो बाहर कौन से एंगल हो सकते हैं, कितने एंगल तक ये रे भेजी जा सकती है, यानी इस एंगल को पूछ रहा है कि बाहर इस आई की क्या रेंज हो सकती है कि किसी भी एंगल पे भेजे
अंदर वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर बाहर वाला एंगल डिस्टर्ब हो गया और उसमें अंदर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं हुआ तो TIR नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं आई पे भी डिपेंड करती है वैल्यू। तो कहता है ये आई बता दो, तो आई बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? एक बात बताओ, अगर ये आई है तो इस एंगल का नाम क्या रखना चाहिए? हम स्मॉल आर रख सकते हैं नहीं? ये बताओ, नहीं रख Yes, sir. अच्छा जी, अब ये बताओ स्नेल्स लॉ क्या होता है? याद है कि भूल गए ये भी? So sin I upon sin R. Sin I equal to upon sin R. साइन आर अपॉन में इज इक्वल टू क्या? एन। ओके जी, अब ये एयर है और अंदर कोर डेंसर है, तो एन कितनी है कोर की? जरा चेक करो कितनी एन दे रखी है हमें। देखो एन कितनी है? 1.68 1.68. 1.68। तो हमें साइन आई की वैल्यू चाहिए कि ये वैल्यू कितनी हो जाए कि अंदर हमें TIR मिल जाए। साइन आर हमें अभी पता नहीं है, पर एन हमें पता है 1.68। बताओ क्लियर? बोलो Yes, sir. क्लियर है या नहीं है? ये चीज ध्यान से सुनो बस। अब आपको क्या निकालना है? आई की वैल्यू चाहिए बाहर वाले की, तो आप कहेंगे साइन आई हमें चाहिए, वो आ जाएगा 1.68 इंटू साइन आर। इक्वेशन सेकंड, बताओ ये इक्वेशन क्लियर है? वैल्यू तो बाद में निकल जाएगी। Yes, sir. इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? वैल्यू कैसे निकली जाएगी वो तो बात की बात है, पर फॉर्मूला क्लियर हो गया नहीं हो गया ये बताओ? बोलो भाई, किसको क्लियर नहीं है फॉर्मूला? Yes, sir. बोलो भाई, बाकी लोग क्या कहते हो? सबको क्लियर है फॉर्मूला? मैंने स्नेल्स लॉ ही तो लगाया है। चलिए बाहर का एंगल पूछ रहा है Yes, कि sir. बाहर किस एंगल से फेंकी जाए कि अंदर ये इंसिडेंट एंगल जो आई डैश नाम रखा है मैंने इसका, आई डैश, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। तो अभी मैंने आई के लिए फॉर्मूला लगाया ये। अब ये बताओ इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या है? 1.68 है पर मेरे पास आर नहीं है। देख रहे हो तुम? आर नहीं है मेरे पास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो भाई आ जाएगा, आर में क्या प्रॉब्लम है? मुझे बस ये बताओ कितने लोगों को क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लर्न है, ये बता दो बस। क्रिटिकल So yeah, the 1 point sin C equals to n. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? 1 upon sin C is equal to upon sin equals to n. इज इक्वल टू n होता है। ये बात क्लियर है? yes, sir. इससे अगर Yes, साइन sir. सी, अगर मैं ये पता करूं वो सी की वैल्यू कितनी है, तो साइन सी निकाल के 1 अपॉन n हो सकता है। ये बताओ कर सकता हूं नहीं? ये गलत है? नहीं कर सकता? Yes, sir. अगर कर सकता हूं तो ये बताओ साइन सी और n जो होती है हमेशा सेकंड की होती है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। ये भी बात क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं नहीं? Yes, sir. तो क्या ये इक्वल करके n1 ऊपर जा सकता है, n2 नीचे आ सकता है? ये बात क्लियर है या नहीं? ये बताओ। Yes, sir. तो ये अगर क्लियर है तो इस इक्वेशन का नाम लो थर्ड और हमारा काम खत्म। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बस। सी निकल जाएगा, आराम से काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। इक्वेशन नोट कर लो, देख लो, समझ लो। अब आराम से काम शुरू करते हैं। हमारा मेन मकसद है पहले सी निकालने का। आराम से नोट करो। कोई भी फॉर्मूला भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। अरे भाई इसे ले जाओ बाहर। मैं उस बंदे को मान के चलूंगा कि जो वास्तव में फिजिक्स पढ़ रहा है, जो ये बता दे इस टाइम n1 कितनी है और n2 कितनी लेनी होगी। यहां मुझे पता चल जाएगा किस बंदे की फिजिक्स सही स्ट्रांग चल रही है यहाँ पे। So N1 1.44 और N2 1.68. क्योंकि n1 n2 में n1 हमेशा रेयर की होती है। और अब बात चली अंदर की, अब बाहर की बात नहीं चली। अंदर में डेंसर मीडियम है कोर और रेयर मीडियम है क्लैडिंग। तो जो n1 होगी वो काम करेगी 1.44 वाला और n2 काम करेगी किसके लिए? 1.66 वाली। बताओ ये बात क्लियर है नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कि भाई हर जगह दिमाग नहीं मारना हमें। हमारी देखो सीधा सा रूल है हमारी लाइफ में, रे ऑप्टिक्स में। जो n1 होगी वो हम रेयर मीडियम की रखते हैं, जो n2 रखते हैं वो डेंसर की रखते हैं। तो हम हर जगह दिमाग थोड़ा ना मारेंगे। हम कहेंगे जो कम वाली हो n1 है, जो ज्यादा वाली हो 1.68 है। क्योंकि अब बात हम अंदर वाले के लिए कर रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है। तो यह भी हमने वैल्यू रखी, तो मैं सीधा सीधा यहाँ ये नहीं कर सकता। जरा देखना, मुझे ये वैल्यू गिवन है, तो साइन सी इज इक्वल्स टू n1 1.44 और n2 मेरे पास 1.68। क्या ये वैल्यू रखी जा सकती है इस तरीके से? नहीं, ये बताओ। तो भैया अब रखी जा सकती है तो इसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं। आप उतारो और इसको मुझे बताओ पॉइंट के 2 प्लेस तक कितना आता है वैल्यू।
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करो और बता दो कितना है ये वैल्यू। साइन सी की वैल्यू पॉइंट के 2 प्लेस तक बता दो। 0.85 सर 0.85 0.85 0.85। अब यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी क्योंकि बोर्ड में आपको वैल्यू गिवन होगी, तो आप लिख लो कि 0.85 कितने एंगल की वैल्यू होती है, तो लिखो यहाँ पे गिवन करके। यहाँ पे बल्कि कहा, एक सेकंड ठहर जाओ, यहाँ पे लिखो गिवन अपने क्वेश्चन में गिवन, ये आपको हमेशा गिवन होगी। और ये मैं आपको बताता हूं कितने एंगल की वैल्यू है। ये वैल्यू है साइन 59 डिग्री इक्वल होता है 0.85। ये नोट कर लो, ये वैल्यू में आपको टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपको गिवन होगी हमेशा, ये नोट करके लिख लो, दिस वैल्यू इज गिवन क्वेश्चन में। तो आपको लॉजिक पे ध्यान देना, वैल्यू पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको हम वैल्यू निकालनी नहीं है। तो इसका मतलब ये बताओ साइन सी इज इक्वल टू 0.85 की जगह क्या रख दूं, ये बताओ। साइन 59 डिग्री रख दूं या नहीं रख दूं, ये बता दो मुझे बस। यस सर। अबे भाई तो अगर ये यस सर हो सकता है तो साइन से साइन गया, तो बताओ कितनी फाइबर का क्रिटिकल एंगल क्या निकल के आया, बोलो। 59 59 डिग्री। तो क्या दिक्कत आ गई, अगर ये सारी चीज निकल के आ गई तो आपको सारी परेशानी से बच गए आप, क्या दिक्कत है, हो गया काम। अब आपको कुछ बचा ही नहीं, सब काम हो तो गया, अब आपका आराम से हो जाएगा। तो यही आपका मकसद है मेन। क्यों, अब देखो आपका आंसर आ गया अगली लाइन में। इसलिए मैं एक दिन में एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस वजह से कि आपके क्वेश्चन हो जाएं, ये ध्यान रखना। रिफ्रेशर के तो इजी हो जाते हैं, एनसीईआरटी के इजीली नहीं होते हैं। अब ये बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आ गया कि सी की वैल्यू 59 आ गई। यस सर, आ गया। यस सर। आ गई तो भाई साहब एक बात बताओ, जब ये एंगल 59 का आ गया आपका, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये 59 का आ गया, ये एंगल कितने का होगा, ये नॉर्मल है बेसिकली, तो कितना एंगल है ये वाला, 90 डिग्री। तो गुरुजी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आर बता सके। ये 90 है, ये वाला एंगल 90 है, 59, तो आर कितना बचा, 31। भाई साहब क्या दिक्कत हुई, हो तो गया क्वेश्चन। तो आप लिखोगे फ्रॉम द फिगर, आपको यही तो लिखना है बस, और क्या लिखना है आपको, सीधा इसके बाद लिखना है फ्रॉम द फिगर। इसके बाद आप ऐसे लिखो बस, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर। और फिगर में जो आप ट्रायंगल की बात करो, वो ट्रायंगल का नाम रख दो ए बी, और इसका नाम रख दो ओ। तो ए बी ओ में सीधी सी बात आपको पता चली कि आर की वैल्यू होगी 90 माइनस 59 इज इक्वल टू 31। कोई ऐसा बंदा बताओ जिसे ट्रायंगल लगाना ना आया हो भाई, कि 31 क्यों हो गया, बोलो 31 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा ये वैल्यू, बोलो भाई। यस सर। तो अब मेरी जरूरत है आपको, आप देखो जरा आपको कहां वैल्यू चाहिए थी। साइन आई की कोई इक्वेशन बना के छोड़ी हमने, अभी नहीं छोड़ी। इक्वेशन सेकंड देखो, क्या हमने साइन आई की कोई इक्वेशन बना के छोड़ी है। यस सर। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं कोई पॉइंट नोट करना हो, ये रह रहा हो तो मैं बता दूं कहां नोट करना है उसे, कोई भी नोट करना होगा, या सब नोट हो गया, आराम से देखो। सर हो गया। हो गया, तो भैया वो इक्वेशन गौर करो जो हमने यहां बना के छोड़ी है। देखो ये इक्वेशन आ गई, ये वाली जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसे गौर करके देखो। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है हमारी, साइन आई हमें चाहिए था, साइन आई इज इक्वल्स टू 1.68 साइन आर, ये मल्टीप्लाई है बीच में, ध्यान रखना मल्टीप्लाई, इंटू साइन आर। आर की वैल्यू है 31 डिग्री। 31 डिग्री आपको वैल्यू गिवन है, लिख लो इसको, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो लिखो गिवन, यहां पे आपको लिखनी है गिवन साइन 31 की वैल्यू, साइन 31 इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, ये है आपको गिवन वैल्यू 0.51, 0.51। तो आपके पास साइन आई कितना हो गया, देखो जरा, साइन आई आपके पास हो गया 1.68 और साइन 31 आपको रखनी है 0.51। कौन इसकी मल्टीप्लाई करके जल्दी से देगा, बताओ। अब कैलकुलेशन है सिर्फ, और कैलकुलेशन में टेंशन नहीं लेनी आपको। 0.85 0.85 वैसे अगर आप आगे लोगे तो 0.86, हाँ मैंने 2 प्लेस तक लिए तो 0.85 ले लो। अब ध्यान रखना, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं,
कितने लोग जानते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 Root upon 3 by 2. ध्यान रखना एक बात, जो साइन 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू 0.85 समथिंग आती है। तो इसका मतलब है ये जो साइन 0.85 है इसे मैं लिख सकता हूं, ध्यान से सुनो, साइन आई बराबर साइन 60 की वैल्यू है, नोट कर लो, ये कई बार देखने को मिलेगी आपको एग्जाम में। साइन 60 √3/2 लगभग 0.85 होती है। कुछ लोग 0.86 ले लेते हैं, कुछ लोग 0.85 ले लेते हैं। तो 0.85 साइन 60 की वैल्यू होगी, नोट कर लेना। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। आई की वैल्यू बताओ कितनी आनी चाहिए? 60 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल की रेंज होनी चाहिए वो ये कहना चाहता है 0 से लेके 60 तक आप किसी भी एंगल में रे भेज दोगे, अंदर TIR फॉलो करेगा। बताओ क्लियर है? यस सर। कहना चाहता है कि 0 से लेके 60 एंगल तक आप कहीं भी रे भेज दो, आपका TIR फॉलो होना चाहिए। ये वैल्यू आपको सारी निकालनी थी, और ये जो वैल्यूज हैं ये आपको गिवन होंगी, इसकी टेंशन लेनी नहीं आपको। तो ये जो फॉर्मूला हुआ ये समझ लो कि आपने एनसीईआरटी पे सारी कमांड कर ली है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका रह गया है और वो मैंने आपको नोट करवाया है, ठीक है? तो इस अब देखो करने का तरीका, इन क्वेश्चनों को आपको खुद एक बार प्रैक्टिस। अब मैं ये नहीं कहता ये एनसीईआरटी आपने एकदम रट ली और आपको समझ में आ गई बात, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार ड्रॉ करोगे फिगर, खुद फॉर्मूले लगाओगे, फिर कैसे कैसे काम किया। पहले हमने क्या करा, स्नेल्स लॉ लगाया, लेकिन उसमें हमारे पास आर नहीं था, तो आर के लिए हमने साइन सी निकाला। सी के बाद हमने ट्रायंगल में 90 माइनस समथिंग करा, आर आ गया। वैल्यूज होंगी वो आपको गिवन होगी, इसमें टेंशन ही नहीं लेनी आपको। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कल मैं आपको प्रिंस का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको टिक करा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स के उस पे आएंगे, तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करो। मंडे को हम कंबाइंड एक टेस्ट लेंगे, बहुत अच्छा था टेस्ट ऑनलाइन में ही, और उससे पहले जिन बच्चों का टेस्ट रह गया उनका हम लेंगे फ्राइडे में टेस्ट, ठीक है? तो अब आप अपनी इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो सही से, और मैं इसका आपको नोट्स भी भेज देता हूं अभी थोड़ी बहुत देर में, ठीक है? तो जो करवा रहा हूं एनसीईआरटी इसकी प्रैक्टिस भी करते रहो, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं क्लास लीव कर रहा हूं बच्चों। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।